नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस YouTube पे अभी तक जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो आपकी पढ़ाई में बहुत मदद कर रहे होंगे और आप उनसे कुछ न कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक आज यूनिक टॉपिक या नया टॉपिक आप कह लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे अरिथमेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं लेने चल रहा हूँ। पूरी अरिथमेटिक में ये जड़ मानी जाती है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक जो आज मैं लेने चल रहा हूँ फ्रैक्शन, भिन्न, अगर आपको ये भिन्न समझ में आता है तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि अरिथमेटिक के किसी भी चैप्टर में आपको बेसिक समझने में या कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे जिनको ये लगता है कि नहीं मेरा मैथ बहुत कमजोर है, तो आपको सिर्फ ये टॉपिक, ये चैप्टर सीखना है और जितने भी आगे के बड़े चैप्टर हैं उनकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, कोई प्रश्न आया न्यूमेरिकली वैल्यू तो लगभग सभी लड़के सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन लगभग सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वे बहुत ही बच्चे कम सॉल्व कर पाते हैं या उनसे डरते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम से। तो जो आपका अरिथमेटिक में लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो इसी चैप्टर से शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में इसे बोलते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में क्या, भिन्न बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो हमारे आगे के दो बड़े चैप्टर हैं मैं उनका नाम लिखना चाहूंगा। एक है रेशियो और दूसरा है परसेंटेज। आप यकीन मानिए कि अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको रेशियो और परसेंटेज के सवाल समझने में बहुत ही डिफिकल्ट महसूस होगा, रेशियो और परसेंटेज के सवाल समझने में। और आगे के जितने भी चैप्टर होंगे आप देखोगे सिर्फ इन्हीं दो चैप्टरों पर डिपेंड है, चाहे आप प्रॉफिट लॉस ले लो, चाहे आप इंटरेस्ट ले लो, चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इवन कोई भी चैप्टर अगर आप लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर ही स्थित है। ठीक है, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज पर, यानी इसके फ्रैक्शन पर। अब मैं बात करता हूं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन आपका एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। फिर अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो सारी कहानी इस प्रॉपर फ्रैक्शन से शुरू होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे जाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से शुरू होकर मिक्स्ड फ्रैक्शन पे जाती है। ठीक है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फिर से स्टार्ट करती है और एक नए फ्रैक्शन को देती है और इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सतत भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न। तो मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन क्या चल रहा है। फ्रैक्शन में पहले हमारे पास था प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन और फिर क्या आ गया, कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन। सवालें जो हैं यहां से स्टार्ट होती हैं कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन से। ये जो पॉइंट है, जो लड़के यूपीएसआई दे रहे होंगे, लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे और एक यूपी टेट और सीटेट के लिए यहां से जो
कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन आता है, 100% श्योर रहिए कि यहां से 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है इन एग्जामों में। आता तो एसएससी से भी है, लेकिन एसएससी का यहीं से क्वेश्चन बनता है, लेकिन पैटर्न में क्या होता है थोड़ा सा बदल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां से ये डेफिनेटली श्योर है कि यहां से कहीं ना कहीं से 1-2 प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा, और जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इस कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड बताएंगे, एक नया मेथड बताएंगे, जिससे आप कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन का चाहे वेरिएबल वाले सवाल हो यानी चर वाले सवाल हो, चाहे अचर वाले सवाल हो, ठीक है, कोई भी सवाल होगा आप उस पैटर्न से बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि बाकी फ्रैक्शन क्या है। समझिए, फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे बोला जाता है अंश और इसे बोला जाता है हर, ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसे बोला जाता है अंश, इसे बोला जाता है हर। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे क्या बोला जाता है? भिन्न संख्याएं बोली जाती हैं। चलिए, ये जो q है इसे हम बोलते हैं टोटल पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल पार्ट। और इस p को हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट, टोटल पार्ट का मतलब पूरा हिस्सा। टोटल पार्ट का मतलब क्या होता है? पूरा हिस्सा। और फ्रैक्शन पार्ट का मतलब क्या होता है? जितना भाग हमें आवश्यकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज करिए मेरे पास एक वृत्त है और मैंने इस वृत्त का आधा पार्ट शेडेड कर दिया, यानी छायांकित कर दिया है आधा पार्ट। इसका आधा पार्ट हमने क्या कर दिया है? छायांकित कर दिया है। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि इस सर्किल के कुल कितने पार्ट हैं, तो आप बोलोगे इस सर्किल के 2 पार्ट हैं, एक है बिल्कुल व्हाइट और एक है क्या? छायांकित। तो इस सर्किल के कुल कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे कि छायांकित भाग कितना है, तो आप बोलोगे भैया 2 पार्ट में से एक ही पार्ट इसका क्या है? छायांकित है। तो ये जो एक है वो क्या इंडिकेट करता है? छायांकित भाग। यानी इस सर्किल का आधा भाग क्या है? छायांकित है। आधे का मतलब कितना? 1/2, यानी 2 में से एक भाग क्या है? छायांकित है। क्लियर? मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका और डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे सपोज करिए मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के मैंने कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। और इस 4 पार्ट में मैंने इसके 3 पार्ट रंगीन कर दिए हैं, ठीक है, इसके 3 पार्ट रंगीन कर दिए, ठीक, इसके 3 पार्ट हमने छायांकित कर दिया है, 3 भाग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस सर्किल में कुल कितने पार्ट आपने काटे हैं, तो आप बोलोगे 1 पार्ट ये, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। तो इस सर्किल के टोटल कितने पार्ट कट गए? 4 पार्ट कट गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका छायांकित भाग कितना है, तो आप बोलोगे इसका जो छायांकित भाग है वो कितना होगा भैया? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। आप जरा देखो कि ये कितना हो गया इसका? 1 पार्ट। ये कितना हो गया इसका? 2 पार्ट। और ये कितना हो गया इसका? 3 पार्ट। 1, 2 और 3। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। तो आप क्या बोलोगे? 3/4 पार्ट इसका क्या हो गया? छायांकित हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अछायांकित, नॉन शेडेड रीजन अगर आपसे कोई पूछे, तो आप क्या बताओगे कि 4 में से 3 पार्ट क्या हो गए? छायांकित। टोटल 4 पार्ट थे, ये क्या है भैया? टोटल पार्ट। और ये क्या है? छायांकित भाग। अगर मेरे पास टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट क्या हो गए? छायांकित। तो बचा कितना? 1 पार्ट और 1/4। ये 1/4 क्या हो गया? अछायांकित। आप चाहे ऐसे चेक कर लो कि 1 पार्ट अछायांकित है, बाकी के टोटल 4 पार्ट बचे, तो 1/4 पार्ट हो गया।
क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। तो अब जरा ध्यान से समझना, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है टोटल। जब आप कभी P बाई Q के रूप में लिखते हो तो ये जो Q होता है ये क्या कहलाता है, ये टोटल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल पार्ट कहलाता है। जैसे मैं एक बार आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करो कि अगर ये कोई दूरी है, ये यहां पर मान लेते हैं इलाहाबाद है और यहां पर मान लेते हैं ये सुल्तानपुर है, ठीक है। और इलाहाबाद से सुल्तानपुर की दूरी में हमने कुल 1 2 3 4 और 5 ये सुल्तानपुर। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 और 6 हमने टोटल 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको याद रखिएगा, इसकी लेंथ अगर यहां से यहां तक x है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक x है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक x है, इसकी लेंथ यहां से यहां x है, इसकी यहां से यहां x है और इसकी यहां से यहां तक x है। तो मैं ये देख रहा हूं कि टोटल 6 पार्ट तक हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब कोई लड़का एक पार्ट पूरा चलता है, 2 पार्ट चलता है, 3 पार्ट चलता है और 4 पार्ट चल लेता है। यानी कोई लड़का क्या करता है, टोटल 4 पार्ट कंप्लीट चल लेता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है, चली या चला गया भाग। आपसे कोई पूछेगा कि चला गया भाग कितना है, तो आप बताओगे हमने टोटल कितना भाग बनाया था। पार्ट माने क्या होता है, भाग। हमने टोटल 6 भाग बनाए थे। इलाहाबाद से सुल्तानपुर की दूरी का 6 भाग हमने बनाया था और उनमें से कोई लड़का कितना भाग चल लेता है, 4 भाग चल लेता है। तो उसके द्वारा चली गई भाग कितने हैं, 4 भाग। कैसे, 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, 4 भाग ये। टोटल 4 भाग चल लेता है, यानी वह 4/6 चल लेता है। तो अभी बचा कितना है, तो आप बोलोगे अभी बचा कितना है, 2। कितने में से, 6 में से। यानी अभी टोटल 6 भाग है और अभी बचे कितने हैं, 2 भाग। तो 2/6। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए आगे अगला एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/20 खर्च करता है। कितना, 3/20 खर्च करता है। तो उसकी बचत कितनी होगी, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो मैं ये बोलूंगा कि इस 3/20 को लेके आओ, 3/20। ये 20 हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, टोटल। अब आपको ये लैंग्वेज है, मैंने बोला कि फ्रैक्शन ही लैंग्वेज की स्टार्टिंग करता है। टोटल का मतलब क्या होता है, आप जरा सोचो कि ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है बचत की, ठीक है। अब जरा सोचो कि बचत और खर्च के, बचत खर्च और आय 3 चीज है, इनमें टोटल क्या हो सकता है, बचत टोटल होगा, आय टोटल होगी या खर्च टोटल होगा। टोटल ज्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। टोटल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा क्या होगा, आय होगी। तो ये हमेशा क्या होगी, आय होगी। अच्छा, एक मैं इंडिकेशन आपको और देता हूं जो समझने में आसानी होगी। याद रखना, जिस शब्द के साथ का जुड़ा होता है, जिस शब्द के साथ का जुड़ा होता है, नीचे वाली वैल्यू वही होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अभी मैं आपको इसको और समझाऊंगा, एक डिटेल लूंगा। जैसे आय का 3/20, तो ये का शब्द किसके साथ जुड़ा, आय के साथ, तो ये 20 क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, ठीक है। और खर्च, किसके बारे में बात हो रही है, खर्च के बारे में, तो ये 3 क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, खर्च। अब जरा सोचो कि अगर आपके पास टोटल 20 हो और 20 में से 3 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, 17। कितने में से, 20 में से। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बचत। तो आपने कितना बचत किया है, 17/20 किया है, ठीक है। मैं इस चीज को भी समझाता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं फिर से। राम
अपनी आय का 2/5 भाग किताबों पर खर्च करता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये आय शब्द किसके साथ लगा है, ये आय शब्द किसके साथ, ये का शब्द किसके साथ लगा है, आय के साथ। तो नीचे वाली वैल्यू अगर आप ये सोचो कि जरा देखो हमें इस लाइन को पकड़ना है, इस लाइन में दो नाम आए हैं, एक खर्च आया है और एक क्या आया है, आय आया है। तो याद रखना का शब्द जिसके साथ जुड़ा होता है, का शब्द किसके साथ जुड़ा, आय के साथ। तो नीचे वाली वैल्यू किसके लिए होती है, आय के लिए होती है। ठीक है, तो अब आप जरा सोचोगे कि अगर आय आपकी 5 है तो खर्च कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां से 2/5 जब आप समझोगे तो ये 5 क्या इंडिकेट करेगा, आय इंडिकेट करेगा, और ये 2 क्या इंडिकेट करेगा, खर्च। अगर आपसे कोई पूछे कि बचत कितनी है तो आप बोलोगे 5 में से अगर 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। क्लियर है यहां तक? मैं और एक बार एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। जैसे राम की आयु श्याम की आयु का 5/9 गुना है। ठीक है, 5/9 गुना है। अब बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो 5/9 है, ये 5/9, ये 9 किसके बारे में है और ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है। आपको सब यही समझना है कि ये 9 किसको इंडिकेट कर रहा है और ये 5 किसको इंडिकेट कर रहा है। समझना जरा ध्यान से। अब आप जरा सोचो कि ये का शब्द किसके साथ जुड़ा है, श्याम के साथ। श्याम की आयु के साथ ये का शब्द जुड़ा है। का शब्द किसके साथ जुड़ा है, श्याम की आयु के। तो जिसके साथ का शब्द जुड़ा होता है नीचे वाली वैल्यू उसी की हो जाती है। तो ये किसकी हो जाएगी, श्याम की आयु। और ये 5 किसकी हो जाएगी, राम की आयु। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ये बेसिक फ्रैक्शन है। क्लियर है? बाकी इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे, जब सवाल लेंगे तो और चर्चा करेंगे। अभी हम इसके डिफिनीशन और इसके क्लासिफिकेशन पे जा रहे हैं। बाकी ये जो चीजें हैं अभी हम सवाल लेंगे तो उनमें इसे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं तो आप हेडिंग लगा लेना, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, उचित भिन्न। ठीक है, चलिए उचित भिन्न क्या होता है आप जरा समझना। ऐसी भिन्न संख्या जिनका हर अंश से बड़ा हो। ठीक है, यानी ये जो अंश बटे हर होता है, ये हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे, अंश से। इसको याद रखना, ये बड़ा का सिंबल है, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कैसे, आप जरा सोचो। उचित का मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं, जरा आप देखना, अगर मैं कहीं लिख दूं 5/3, 5/3, तो एक बात बताओ कि अगर टोटल पार्ट 3 है तो क्या उसमें से आप 5 पार्ट ले सकते हो। जैसे अगर टोटल रुपया 3 हो तो उसमें से क्या 5 रुपया खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर क्या होगा आप जरा समझो कि अगर मैं ये बोलूं कि ये 3/5 रहे, यानी अगर मेरे पास टोटल 5 रुपया है तब तो मैं 3 रुपए खर्च कर सकता हूं। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 7/9, क्या लिखूं, 7/9। अगर मेरे पास 9 रोटियां हैं तो मैं उनमें से 7 रोटी खा सकता हूं। क्लियर है, 9 रोटियों में से 7 रोटी खा सकता हूं, ये प्रॉपर है। अगर किसी को आप 9 सेब दोगे तो ये चांस है कि वो 7 सेब खा सकता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि आपका हर क्या है, अंश से बड़ा होना चाहिए, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करता हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है? जिन भिन्न, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा। अब की बार कौन बड़ा होगा? अंश बड़ा होगा, ठीक है, यानी अंश बटे हर, ठीक है। तो यानी इसमें क्या होगा? अंश आपका बड़ा होगा किससे? हर से। मैंने बताया था कि जिधर की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब आपका क्या होगा? अंश बड़ा होगा किससे? हर से। क्लियर है? अंश हर से। जैसे मैं लिखूं 5/3, ये हर है, ये आपका क्या है? हर है, और ये क्या है? आपका अंश है, ठीक है। तो अंश बटे हर। जैसे अगला एग्जांपल 13/11, ठीक है, 7/5। ये बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे कि इसका अंश क्या है? बड़ा है किससे? हर से। तो इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न बोलते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गई होगी आपको बात। आगे बढ़ते हैं। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिश्र भिन्न को जन्म देती है, ठीक है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या आप बोल सकते हो कंपाउंड फ्रैक्शन जो है, उसी को जन्म देती है। जैसे सपोज करो अगर आपने कहीं लिखा है 5/3, तो ये क्या है? अनुचित है। ये क्या है? अनुचित भिन्न है, ये उचित नहीं है। उचित का मतलब 3 में से कोई 5 रुपए नहीं खर्च कर सकता, ठीक है। मैंने क्या बोला था? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब इसको हुआ क्या होगा? अब आप इसको लिख सकते हैं, इस 5 को लिख सकते हो कैसे? 3 + 2/3, ठीक है। अब आप इसको 3/3 + 2/3 लिख सकते हो। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2/3। इसी को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में लिखा जाता है 1 सही 2/3। क्या लिखा जाता है? 1 सही 2/3 लिखा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो है, इसी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्लियर है? 1 सही 2/3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास कहीं लिखा गया है 17/13, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस 17 को लिख सकता हूं 13 + 4/13। तो अब इसे लिख सकता हूं 13/13 + 4/13। तो ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 4/13। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 1 सही 4/13। क्लियर है? याद रखना यहां पर प्लस का सिंबल हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जब भी कैलकुलेशन आप करेंगे, इसके साथ जोड़ घटाना गुणा कुछ भी करेंगे, तो आप यहां पर प्लस का सिंबल लेकर चलेंगे, ठीक है। लिखा नहीं जाता, लेकिन जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर प्लस का सिंबल आप मान के चलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मिश्र फ्रैक्शन का डिफिनीशन लिखते हैं कि मिश्र फ्रैक्शन क्या है, उसका डिफिनीशन लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि किसी अनुचित भिन्न को पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी अनुचित भिन्न को पूर्णांक और उचित भिन्न के योग के रूप में, यहां लिख लीजिएगा, के योग के
रूप में, योग के रूप में लिखा जाए। जैसे सपोज करिए अभी आपने लिखा था 5/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 1/2। तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और ये 1/, क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है कि जब किसी अनुचित भिन्न को आप ऐसा लिखें कि वह एक पूर्णांक और उचित भिन्न के योग के रूप में लिखा जा सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है, जैसे 5/2 को ये अनुचित भिन्न था, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 सही 1/2, यानी 2 + 1/2, 2 एक पूर्णांक है और ये 1/2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, सतत भिन्न। क्या लिखते हैं, सतत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है, सतत भिन्न, किसी मिश्र भिन्न को P/Q के रूप में लिखना सतत भिन्न कहलाता है। ठीक है, यानी किसी मिश्र भिन्न को P/Q के रूप में लिखना, मतलब कहने का यह है कि जैसे 2 + 1/2, ठीक है, फिर बटे 2 + 1/3, ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, हम सतत भिन्न बोलते हैं। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। ठीक है, एक बार और आप क्लियर करते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक है, ये क्या है, सतत भिन्न है। इसी की चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या कहलाती है, सतत भिन्न कहलाती है। ठीक है, सतत भिन्न। चलिए, तो इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन बोला जाता है। अब इस कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व करने की बारी आती है कि इस कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट आप जरा समझिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसे। एक हेडिंग और लगा लीजिएगा, रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि A/B फिर बटे C/D, क्लियर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B भागे, ये जो बड़ा वाला डिवाइड लगा है इसी को भाग बोलते हैं, और C/D। तो आप चाहो तो ये A/B तो ऐसे ही रहेगा, आप इस भाग को मल्टीप्लाई सिंबल में बदलोगे तो ये D कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये C नीचे हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो A/B × D/C लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से देखो तो इस D का गुणा किसके साथ हो जाएगा, इस A का, और इस C का गुणा किसके साथ हो जाएगा, B के साथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर मैंने कहीं लिखा है 3/5 और 2/3, मैं बोलूंगा इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर के साथ, और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू बन जाती है। क्लियर है यहां तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट। ठीक, चलिए ये चीजें अगर आप जानते रहेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन लगाने में आसानी होगी। जैसे दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे A/B
और बटे में सिर्फ c है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो इसको क्या लिखेंगे, a/b भागे c/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b, इस भाग का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 ऊपर चला जाएगा और c नीचे हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाला नीचे की तरफ और ऊपर वाले ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a इंटू में 1 डिवाइड बाई b इंटू में c। ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट 2 था। ठीक, पॉइंट 3 की चर्चा करते हैं। बस 3 पॉइंट हैं इसमें। जैसे a अब बड़े बटे यहाँ पे लग जाएंगे और b बाई c लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप जरा ध्यान से समझिए कि इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे यहाँ पर a है, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं। किसी भी पूर्णांक संख्या का हर सदैव कितना होता है, 1 होता है। किसी भी पूर्णांक संख्या का हर सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे लिख सकते हैं a/1 और बड़े बटे को क्या लिख सकते हैं, भाग में b/c। अब मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई में अगर बदल जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो c ऊपर चला जाएगा और b कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ, a इंटू में c डिवाइड बाई b इंटू में 1। क्लियर है। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन था जिसको समझना बहुत जरूरी था। बिना इसके कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, या और भी कोई चैप्टर में जब कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन चलेगा तो वहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन को। चलिए देखिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लेता हूं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ठीक, मुझे ये वैल्यू सॉल्व करनी है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। पहले तो हम एक ट्रेडिशनल मेथड पे चलते हैं कि इसका जो मेथड है वो क्या है। तो इसको याद रखिएगा, आप यहां से देखिए तो ये एक क्या बना रहा है, मिश्र भिन्न बना रहा है। तो पहले आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2। पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम मिटाकर ही लिखेंगे इसे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। तो अगर मैं इतनी वैल्यू को मिटा दूं, आप बहुत आराम से समझिएगा, 7/2। जिस बच्चे को दिक्कत आ गई होगी वो एक बार रिवाइंड पीछे कर लेगा, पीछे करने के बाद वो फिर इसी वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी भी सीखा था कि ये 2 कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो अब अगर ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 यहां से कट जाएगा और 2 गुणे 1 हो जाएगा। 2 1 कम 2। ठीक है, 2 1 कम 2। ठीक, 2 1 कम 2। अब मुझे पता है 7 दूनी 14, 14 2 16, 16/7, 7 दूनी 14, 14 2 16 और 16/7। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 16/7। अब ये 7 कहां जाएगा, ऊपर, तो 7 1 कम 7, 7 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और बटे में 16। ठीक है, 16 1 कम 16, 16 7 23। ठीक है, तो 16 1 कम 16, 16 7 23। इसको क्या लिख सकते हैं, 23/16। अब ये 16 फिर से ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/23। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, मैं एक सवाल और लेके आपको ये चीज समझाता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है। चलिए मैं एक बार सवाल यहां पर लिख लेता हूं फिर से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे सवाल ये है, 1/2 प्लस 1/3
3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक, ये अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां से देखिएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, तो इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं 5/2, 5/2। ये 2 यहां पर जाएगा तो 2 1 कम 2 यानी 2 बटे कितना आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। तो 5 3 15, 15 2 17, 17/5। ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 2 17, 17/5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/5। तो फिर ये 5 यहाँ जाएगा तो 5/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/17। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/17। तो 17 दूनी 34 और 34 5 39। तो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 34 5 39, 39/17। और ये 17 फिर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17/39। अब जरा ध्यान से समझना कि ये तो रहा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है तो हम इसको मिटाकर लिख ले रहे हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा और आप उसको फिर वही पेपर में ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, जैसा कि आने वाले समय में हर एक एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो ये जो पैटर्न है ये आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि इसको एग्जाम में या और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। ये नीचे के जो 2 फ्रैक्शन है, आपको ध्यान क्या क्या देना है, मैं इस पे अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन पर रहेगी, और कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा बारी बारी से। ठीक है, अभी सिर्फ आप एक समझिए इसे कि हमें पूरा इस कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन पे जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, पहला ये लाइनिंग बड़ी है या छोटी है, क्लियर है, यानी ये पूरे पे है, कहीं यहां पर तो कोई संख्या नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान देनी। ठीक है, तो यहां पर कोई संख्या नहीं है। अब आपको नीचे ये 1 और 2 पार्ट 1/2 दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल से क्या लिखना है 1 और 2, ये दोनों लिख देने हैं, 1 और 2 दोनों लिख देने। क्लियर है यहां तक? अब चलिए ध्यान से समझिएगा। अब नीचे से शुरुआत करेंगे, किधर से शुरुआत करेंगे नीचे से, नीचे से शुरुआत करेंगे, यहां पर लिखिएगा ये 2 कहां है +2, सिंबल के साथ लिखिएगा +2, ये कितना है +3। ठीक है, ये कितना है +2, +2। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 1 2 और 3 प्लेस। रीजन क्या है कि आपके पास ये कितने प्लेस हैं, ठीक है, एक प्लेस हमेशा ज्यादा बनेगा, कितने प्लेस हैं 1 2 3, तो यहां पर भी कितने 1 2 3 प्लेस बनेगा। क्लियर है? आप जरा समझना कि जैसे यहां पर 2 प्लेस छूटा हुआ है, यहां पर कितने प्लेस छूटे हैं 2 प्लेस, तो 1 प्लेस बढ़ के रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहां पर भी सपोज करो अगर यहां +1 होता तो हम 1 प्लेस क्या कर देते इधर और बढ़ा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आ रहा है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से समझना क्या करना है हमें। मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कैसे किया, इस 2 का ये 1 और 2 कहां से आए हैं, यहां से आए हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में फिर क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 5 तिहाई 15, 15 2 कितना होगा 17। ठीक है, अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 में इसके पहले वाला क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 में ये जुड़ेगा 5, 34 5 39। समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये लास्ट के 2 नंबर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 39 डिवाइड बाई 17। तो याद रखना हमने कैलकुलेशन कहां तक की है, हमने कैलकुलेशन सिर्फ इसकी की है, यानी
इसको हम लिखेंगे 1/39 डिवाइड बाई 17, और ये 17 अभी ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 17/39। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको समझ में आएगा। आप इसे एक बार फिर से बैक करके देखिएगा। मैं और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसके साथ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप उसको, चलिए दूसरा है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्लियर है? ये एग्जाम्पल है। अब मैं पहले इसको एक बार मैं और लिख लेता हूं ताकि हमको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर मुझे इसे सॉल्व करने को कहा जाए तो मैं बोलूंगा 3 त्रिका 9, 9 1 10, ये कितना हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा 10/3। ये 3 की वैल्यू ऊपर जाएगी तो यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 3 23, तो ये कितना हो जाएगा 23/10। ये कितना हो जाएगा 23/10। ये 10 ऊपर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 23, 23 एक कम 23, 23 10 कितना हो जाएगा 33, तो कितना हो जाएगा 33/23। तो ये 23 अब की बार ऊपर जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा ये 23, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। अब 33 दिया 99, और 99 33, 23, ठीक है, तो 99 एक 100 हो जाएगा, और 22 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 3 12 की 2, 9 2 11 1 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 122/33। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 122/33। तो ये 33 अब की बार ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 33/122। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये एग्जाम में आया और ऑनलाइन करना पड़ गया तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहां पर मिटा नहीं सकते हो। ठीक है, ये बोर्ड है तो मिट जा रहा है। तो अब आप इसे कैसे करोगे, आप जरा ध्यान से देखना। आप सबसे पहले इस 1 और 3 को ले आओगे, यहां पर लिख लेना 1 और 3। क्लियर है, लिख दिया हमने 1/3 1 3, ऐसे ही लिखना, ऐसा नहीं कि 3 इधर कर दो 1 उधर कर दो। ठीक, चलिए अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो ये 3 है तो इसके साथ +3 करके लिख देंगे। 3 है तो +3, 2 है तो +2, 1 है तो +1, फिर 3 है तो +3। ठीक है, चलिए अब मुझे पता है 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लेस हो जाएगा। ठीक है, वहां तक दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा और इधर लिख दूं, मैं लिख दे रहा हूं इधर 1 और 3, ये इसके ऊपर +3, 1 और 3 यहां से आ जाएगा, और +3 इसके ऊपर, फिर +2, फिर +1, और ये +3। ठीक है यहां तक। अब मुझे पता है कि 1 प्लेस इसके लिए, 1 प्लेस इसके लिए, 1 प्लेस इसके लिए, और 1 प्लेस मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 4 प्लेस चाहिए। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छा है, बहुत काम की चीज है। अगर आप इस पे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना आप कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस किए हो, अगर उतनी प्रैक्टिस आप इस पे कर लोगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लोगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन का काम है। अगर 1 दिन बैठकर आप 4 से 5 एग्जाम्पल अगर आप कर लिए तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो 3 त्रिका 9, इसका इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं, इसका इसमें क्या करते हैं गुणा, 3 त्रिका 9, और फिर इसमें क्या करते हैं ये 1 जोड़ देते हैं, 3 त्रिका 9, तो ये गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 9, और इस 9 को इसके साथ क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 9, और 9 में ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में 1 जुड़ के 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। ठीक है, चलिए अब इसकी बारी है। 10 दूनी 20, 20 3 23। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 10 का गुणा किसके साथ होगा, इस 2 के साथ। 10 दूनी 20, अब 20 में ये किससे जुड़ेगा, इस 3 से जुड़ेगा। याद रखना ये ऐसे चल रहा है, इसका इसमें क्या हो रहा है गुणा,
और फिर इधर क्या हो रहा है, जोड़, इसका इसमें क्या हो रहा है, गुणा, फिर जो आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। क्लियर है, बस ये पैटर्न है। तो 3 त्रिका 9, 1 10, 10 दूनी 20, 3 23, 23 एकम 23 10 33, 23 एकम 23 10 33, 33 तिया 99, 99 और 23 कितना होता है, 122। अब आप ये दो चीज पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर आपका हो गया तो अब आप यहां लिखेंगे 122 बटे में 33, 122 बटे में 33। लेकिन ये कैलकुलेशन कहां तक का है, सिर्फ यहीं तक का है। ये कैलकुलेशन कहां तक का है, यहीं तक का है। अगर आप इतने को मिटाकर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 122 बटे में 33, और ये 33 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 बटे में 122। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 3, आपको ताकि समझ में आ जाए। बाकी हम और भी इस पे सवाल लेंगे अभी, ठीक है। जैसे 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, ठीक है। ये एग्जांपल है। मैं अब प्लस माइनस लेके चल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और जरा गौर करना, मैंने एक टाइप का करा दिया, एक टाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरे टाइप का क्या है कि यहां पर मैं 1 1 1 1 ले रहा हूं, ये भी चेंज होगा। यहां पर 2 ले लूंगा, यहां 5 ले लूंगा, यहां 7 ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा जब यहां पर यक्स आ जाएगा, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का जो और होगा मैं पैटर्न आपको बता के तब जाऊंगा कि अगली वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। और ये पूरा फ्रैक्शन, आप यकीन मानिए जो यूपीएसआई और जो सीटेट के एग्जाम देने वाले लड़के हैं, ठीक है, जो छात्र हैं हमारे, वो बड़े ही ध्यान से इसे समझ के जाइएगा। इसका 1 से 2 प्रश्न, विश्वास मानिए 100% आने वाला है इसका 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक बार मैं इसको लिख ले रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन मिट जाता है। तो 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 11 बटे में 3। ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे 11। 11 दूनी 22, 22 में से 3 चला जाएगा, 11 दूनी 22, 22 में से अगर 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 बटे 11, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 बटे 11। अब ये 11 ऊपर जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, 19 त्रिक 57, 57 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। तो कितना हो जाएगा, 68 बटे 19, सॉरी हमने, हाँ ठीक है, 68 बटे में 19, ये कितना हो जाएगा, 68 बटे में 19। तो अब ये 19 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19, ये मिट जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब ये कितना हो जाएगा, 68 दूनी, ठीक है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 136, 68 दूनी 136, उसमें से क्या करेंगे, 19 माइनस कर देंगे 16, 7 2 1 1, 117 बटे 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 117 बटे में 68। तो ये कितना हो जाएगा, 117 बटे में 68। ये 68 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 68 बटे में 117, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 बटे में 117, ठीक है। चलिए अब इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे 2 और 3 को। तो हमने क्या किया, 2 और 3 लिख दिया, उसके ऊपर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2, -2 +3 -2, ठीक है। अब मुझे प्लेस डिसाइड करना था, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और ये चौथा प्लेस, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, 3 त्रिका 9, 9 2 11, यहां पर कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 2 11, 3 त्रिका 9 प्लस है तो जुड़ेगा, 9 2 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22,
22 में 3 घटेगा, ये क्या है माइनस है ना, तो 11 दूनी 22, माइनस है तो 3 घट जाएगा, ये घटेगा। अभी तक ये जुड़ता था, अभी यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 11 दूनी 22, 22 में से 3 में कितना हो जाएगा 19, 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57, और 57 में ये प्लस है तो ये 11 क्या होगा, जुड़ेगा 57 और 11 कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ क्या हो जाएगा 68। ठीक है, चलिए अब फिर 68 टू जा 136, 68 दूनी 136, माइनस है ना यहाँ पर, तो 19 क्या होगा घटेगा, तो माइनस है 19 कितना हो जाएगा 16, 9 7 16, 2 में से 1 गए 1, 117, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 117। तो लास्ट के 2 ले लेते हैं, लास्ट के 2 लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 117 बटे में 68, 117 बटे में 68। लिखने की प्रक्रिया याद रखिएगा, इसको 68 बटे 117 मत लिख देना, ठीक है, क्या लिखोगे 117 बटे 68। अब आपको पता है कि हमने कहां तक सॉल्व किया है, यहां तक सॉल्व किया है, इतने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं 117 बटे 68, तो हम इसको मिटाकर क्या लिख सकते हैं 117 बटे 68। तो ये 68 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 68 बटे 117, और वही आंसर है जो यहां से है। अब ये प्रक्रिया आपको फास्ट करनी होगी, मैं एक एग्जांपल और करता हूं, फिर इसको क्या करता हूं रिमूव कर देता हूं, फिर आपसे एग्जांपल कुछ दे देता हूं, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा और आप कोशिश करिएगा। अब इसके सवाल ऐसा नहीं कि अब आप पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहो कि इसकी पीडीएफ मिले, ठीक है, आप अपने मन से कोई भी छोटी छोटी वैल्यू ले सकते हैं, उसको लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, और जैसे 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा 1/2 यानी 1 और 2 को ले लूंगा, इसके ऊपर क्या है -2 है, इसके ऊपर क्या है -2, फिर क्या है +2, देखिएगा +2, फिर क्या है -3, फिर क्या है +3। क्लियर। अब मुझे 1 2 3 और 4 प्लेस की बात है, तो 2 दूनी 4, माइनस है, पहले गुणा तो करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस है तो 1 घट जाएगा, 4 में से 1 गए कितना आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए कितना आ जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, प्लस है तो जुड़ेगा 6 2 8, 8 त्रिक 24, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अपने से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है, इसको याद रखिएगा, अपने से ऊपर वाले में क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर सिंबल माइनस है तो ये वाला उसके नीचे बगल वाला क्या घटेगा, अगर प्लस है तो जुड़ेगा। 8 त्रिक 24, 24 में अगर 3 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 24 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 21, ठीक है यहां तक। चलिए अब 21 तियां 63, 21 तियां 63, प्लस है तो 8 जुड़ेगा, 63 8 कितना हो जाएगा 71, ठीक है, 63 और 8 कितना हो जाएगा 71। लास्ट के 2 वैल्यू लेते हैं, 71 बटे में कितना 21, ठीक, यानी ये पूरा पार्ट आप हटा कर क्या लिख सकते हो 71 बटे में 21, तो ये 21 ऊपर चला जाएगा 21/71, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब आप अपने से कोशिश करिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको एक बार ट्राई करिएगा, फिर बाकी मैं बताऊंगा आपको। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2, आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन दूं तो आप उसे सॉल्व ना करें, आप उसको बिल्कुल सॉल्व किया करिए, बहुत ही हेल्प होगा आपको, इंप्रूव होगी आपको समझने में कि आप ये देखेंगे कि हाँ मैंने कितना सॉल्व किया है। आप जाइएगा इस कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन पे, आप 2-4 एग्जाम्पल आप अपने मन से जरूर लगाइएगा, और जो मैंने पढ़ाया है अगर आप इसे 1-2 बार आप देख लेते हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। अब कुछ सवालें जो इसमें बच जाती हैं, जैसे कभी कभी ये दे देता है 38 डिवाइड बाई 17 को सतत भिन्न में बदलो, सतत भिन्न में बदलो, ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है, या इसी को लिख देता है, आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए कि a/1 प्लस b/1 प्लस c/, या ऐसे इस टाइप से जो फॉर्म होते हैं, सॉरी b प्लस c
1/d। तो इस 38/17 को 1b/c/1d में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मेट होता है, इसको भी सॉल्व, इस पे भी सवाल आता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हम जैसे भी किए थे, ठीक है, उसी पैटर्न से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी इस पे हम और सवाल ले लेकर आएंगे, इसके और भी टाइप बचे हुए हैं, 4 से 5 टाइप बचे हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िएगा और जो भी वीडियो है उनको आप शेयर करिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को, नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी इलाहाबाद नहीं आ पा रहे हैं, बाहर जो लड़के रह रहे हैं, उनको ये शेयर करिए। मैं बहुत अच्छा अपना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी अपना बेस्ट करिएगा। जो भी एग्जाम लगे हैं आपका अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी नमस्कार।